Hello student, welcome you all the new session 2021 and I'm your history teacher. I am going to elaborate the next topic of nationalism in India, chapter 2 in history. हिस्ट्री का जो आज का टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट है क्या? तो रॉलेट एक नियम था, ठीक है। अब पहले इस पे बात कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट लगा क्यों, ठीक है। 1919 में नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट इसके खिलाफ चालू हुआ था। तो ये क्या था कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा लॉ था जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पे ब्रिटिश जब चाहे जिसको चाहे अरेस्ट कर सकते थे और बिना किसी ट्रायल के उसको मतलब 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब कोई आदमी ऐसे जनरल पहले समझिए कि जब कोई आदमी पकड़ा जाता है किसी भी केसेस में, किसी भी जुर्म में, तो उसको क्या किया जाता है, सरकार उसको पहले उसका चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद सरकार उस पर ट्रायल चलता है और कोर्ट उस पर मतलब सरकार कह रहे हैं मतलब पुलिस उस पर चार्जशीट फाइल करती है। फाइल होने के बाद जो है ट्रायल चलता है, एक्यूज्ड जो होता है और जो डिफेंस होता है वो दोनों बहस करते हैं केस पे। फिर आदमी को एक निष्पक्ष मौका दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखें और दोनों तरफ से डिफेंस को भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। फिर उसके बाद फैसला होता है। लेकिन उस नियम के अनुसार जो लॉ था रॉलेट एक्ट, इस नियम के अनुसार कोई भी आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़ा जाए या ब्रिटिश जिसको चाहे जब चाहे उसको पकड़ सकते थे और बिना किसी ट्रायल के उसको डिटेंशन किया जा सकता था 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के। अब ये क्यों लगाया था? क्योंकि ब्रिटिशों ने देखा कि गांधी जी एक के बाद एक जो 16, 17 और 18 में सत्याग्रह स्टार्ट किए और वो सक्सेसफुल भी रहा। इससे वो घबरा गए कि अगर गांधी जी ऐसे ही एक के बाद एक मोमेंट जो है लॉन्च करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रॉलेट एक्ट जो नियम था उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और इसमें दिक्कत ये थी कि जो जैसे आप जानते हैं 9th क्लास में आपको पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया भी है कि कोई भी लॉ बनता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष यानी जो अपोजिशन होता है और जो रूलिंग पार्टी होती है दोनों अपना कंसेंट देती है और उसके समक्ष पेश भी किया जाता है कि हम ये बिल बना रहे हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन जो उस समय का पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, उसने क्या किया कि ये बिल पास किया बिना किसी मतलब नोटिस के। इम्पीरियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये काउंसिल में अपने से पास कर दिया, इसका कोई सूचना उन्होंने भारतीय कांग्रेस के जो नेता थे उनको नहीं दिया, आईएनसी के लोगों को नहीं दिया और पास कर दिया। इससे लोगों में गुस्सा था। दूसरा ये था कि ये जो लॉ एक्ट था वो वाकई में बुरा था। हम किसी को ऐसे ही पकड़ के 2 साल के लिए जेल में थोड़ी ना डाल सकते हैं। उसका जुर्म तो बताइए, उसने जुर्म क्या किया है, कौन सा क्राइम किया, ये तो बताइए। अब इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाया, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने क्या किया कि हड़ताल बुलाया इस एक्ट के खिलाफ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हड़ताल जब हुआ 6 अप्रैल 1919 को जब हड़ताल शुरू हुआ तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने चुपके से कई जगहों पे मतलब अक्रॉस द कंट्री में तो हो ही रहा था मूवमेंट और हड़ताल और प्रोटेस्ट हो ही रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन हो ही रहे थे। लेकिन उसी बीच सरकार ने क्या किया कि एक जो पीसफुल प्रोसेशन था अमृतसर में उस पर गोली चला दी। वो लोग शांति से मतलब बैठ के रोड पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे इंपीरियल गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन इंपीरियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर गोली चलवा दी। फिर कई जगह पे उसका एक्शन बिकम रिएक्शन, उसका मतलब रिएक्शन भी हुआ और कई जगह पे जो पुलिस थी और जो सरकार के खिलाफ लोगों ने क्या किया, उनकी बिल्डिंग सीज कर लिए। पोस्ट ऑफिस और थानाओं में जो चौकियाँ होती थी, पुलिस चौकियाँ, उसको आग लगा दिया। तो कई जगह पे वायलेंस हो गए थे। तो सरकार ने क्या किया, इसको दबाने के लिए कि ये मूवमेंट कैसे भी स्टार्ट ना हो, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह दोबारा से स्टार्ट ना हो, दोबारा से कह रहे हैं स्टार्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ लगा दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ इसका मतलब था कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर दिख जाएँ सड़क पे कहीं भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए तो उन्होंने शूट फायर का मतलब ऑर्डर था कि उनको गोली मार देना है। शूट एंड साइट जो था वो ऑर्डर कर दिया गया था और इसका कमांड संभाला जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर ने क्या किया था कि इसका कमांड संभाला और वो मार्शल लॉ लगा दिया।
मार्शल लॉ अक्रॉस द कंट्री था, किसको पता भी नहीं था कि हाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है कि 2 आदमी से अधिक जो है शहर के बाहर नहीं निकलना है, किसी जगह पर क्राउड इकट्ठा नहीं करना है, मूव वगैरह पब्लिक मोबिशन जो है वो नहीं करना है। लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब एक जगह है जालियांवाला बाग, आप जानते हैं उसको अमृतसर में। तो अमृतसर में जो जालियांवाला बाग था वहाँ पे लोग फेयर था, एक मेला था, बैसाखी का जो टाइम था उस समय वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ जब फसल कटती है, पहली जो फसल कटती है वो फसल कटने के बाद वो मेला लगाते हैं, खुशी इजहार करते हैं अपना, तो वो मेला था। अब उस फेयर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो ब्रिटिश को क्या लगा कि उस मतलब मेले में ऐसे 2 पॉलिटिकल लोग भी पहुंच गए थे, ठीक है। अब उन पॉलिटिकल मतलब इनको लगा क्या कि ये जो है मतलब कोई पॉलिटिकल एक्टिवेशन कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ब्रिटिश को उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने कि ब्रिटिश को लगा कि ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मेले की आड़ में ये सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि मतलब वो जो पब्लिक थी उस जालियांवाला बाग में एक और चीज़ था कि जालियांवाला बाग जो जगह है वहाँ एक पूरी तरह से बाउंड्री है उसकी, उसके अंदर और बाहर जाने का एक ही रास्ता है, एग्जिस्टेंस और एंट्रेंस का एक ही रास्ता है। उन्होंने क्या किया कि एंट्रेंस जो था उसके दरवाजे पे उन्होंने आर्टिलरी गन लगा दिया, तो गोले वगैरह लगवा दिए। और जो उसकी पुलिस थी उसने क्या किया, कहा कि फायर करो। अब कि जितने लोग थे वो, तो उस मेले में जो भी लोग थे वो सारे के सारे लगभग संख्या में मारे गए वो, ठीक है। पूरा खून ही खून था वहाँ। आज भी वो जाने पे वैसा कुछ दिखता है वहाँ पे, कुछ क्या बहुत हद तक दिखता है। आज भी उसकी दीवारें लाल हैं, ब्लड वगैरह जो है वो पूरा दिखता है अभी भी। जाइए वहाँ घूमने के लिए, अच्छी जगह है। अच्छी जगह क्या हुआ, हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, वो याद दिलाता है हमें कि हमारे साथ कितना बुरा चीज़ हुआ था, ब्रिटिश ने हमारे साथ कैसे ऑपरेसिव सिस्टम लाया था और उनका रूल कैसा था हमारे मतलब बिहाफ में। अब इस मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी, ठीक है, अब बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में। अब पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में मतलब मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ और इसका रिएक्शन ये हुआ कि कई जगहों पे भयंकर क्लैशेस हो गए, बहुत भयंकर, मतलब क्या कहें उसमें वायलेंस हो गया, ठीक है। तो पहले इसके बाद रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। गांधी जी का कोई भी मोटिव नहीं था कि कहीं भी वायलेंस हो, ठीक है, वो नॉन वायलेंस पे ही सारा चीज़ करना चाहते थे। तो डायर का इंटेंशन क्या था, डायर ने ऐसा क्यों किया था? डायर ने, अब इसका हम आपको समझाते हैं कि डायर का इंटेंशन क्या था। इस तरह के एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो उसने घृणित काम किया, लोगों के ऊपर गोली चलवा दी, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था? डायर वांटेड टू क्रिएट अ मोरल इफेक्ट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज फॉर द फीलिंग ऑफ टेरर। मतलब उसका ये मोटिव था कि सत्याग्रह के माइंड में एक डर का मतलब खौफ का भय मतलब पैदा किया जाए उसके खिलाफ। ह्यूमिलिएशन मतलब वो उन्होंने क्या किया, ह्यूमिलिएशन ऑफ पीपुल। सत्याग्रही वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्राउल ऑन द स्ट्रीट एंड सलाम यानी सल्यूट टू ऑल सिपाहीज साहिब्स। पीपुल वेयर फ्लॉग एंड विलेज बॉम्बेड, ठीक है, मतलब फ्लॉग का मतलब बमबारी करना। तो अब डायर का इंटेंशन ये था कि पहला चीज़ कि सत्याग्रही के माइंड में एक खौफ यानी भय का डर मतलब भय पैदा हो जाए, ठीक है। लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया, सताए गए, सत्याग्रही को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया ताकि वो अपने नाक रगड़े और सिपाही जितने भी साहिब थे उनको सलाम करे, दोबारा ऐसा काम ना करें, ठीक है। कई सारे गाँवों को उन्होंने बम्बार्डिंग कर दिया, कई सारे घरों को उन्होंने जला दिया, ठीक है। जो गांव बम्बार्डिंग किए गए थे कुछ गांव पे, वो जो है गुजरानवाला इन पंजाब, अब ये पाकिस्तान में जगह है, यहाँ पे बॉम्बिंग की गई थी उस समय जब डायर आया था, जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हो रहे थे उस समय। तो उसका ये इंटेंशन था कि कैसे भी करके सत्याग्रही के मन में एक खौफ पैदा कर दिया जाए कि दोबारा से ऐसा काम ये फिर ना कर सके। अब इसका रिजल्ट पढ़ते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट, एक मिनट रुकिए, हाँ,
रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट मैसिव स्ट्राइक एंड शट डाउन ऑफ शॉप्स एंड वर्कशॉप्स, मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्ट्राइक होने लगे, दुकानों को बंद किया जाने लगा, ठीक है। फियर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी डर गई कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद से हर जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, रैली ऑर्गेनाइज की जा रही थी। लोकल जो लीडर थे उनको अमृतसर में ही पिकेटेड किया गया था, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। गांधी को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, उनको बैन कर दिया गया, बैरिड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली, मतलब उनको दिल्ली में आने के लिए मना किया जा रहा था। हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान में जो पहले पंजाब का गुजरानवाला जो जगह है, ठीक है, वो जो है आज पाकिस्तान में है, उसको बम्बार्डिंग कर दिया गया था। इसके बाद जब देश में हर जगह पे वायलेंस स्टार्ट हो गए ब्रिटिश और लोगों के बीच में, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, इसको उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया। ये कुछ मतलब बेसिकली ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था वो कुछ शहरों तक ही सीमित रहा, गांव तक ये पहुंचा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ इसका रिजल्ट, ठीक है। उसी समय 1913 में जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, 13 अप्रैल 1919 को जो उनको जो गीतांजलि के नोबेल का अवार्ड मिला था उन्होंने लौटा दिया था ब्रिटिश को वापस, और नाइटहुड की नोबेल का कह रहे हैं, जो नोबेल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। उसके बाद नाइटहुड की उपाधि उनको ब्रिटेन से मिली थी। जो 1919 में जो उनको गीतांजलि के लिए जो नोबेल का पुरस्कार मिला था, तो हर जगह जब डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा एक तरफ तो आप हमको नाइटहुड है वो ब्रिटेन की सबसे बड़ी मतलब ऑनररी रिवार्ड है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है वैसे वहाँ है। तो उन्होंने कहा वापस अपना रिवार्ड वापस किया, इसलिए कहा कि एक तरफ हमको आप ऑनर करते हैं कि आप फर्स्ट सिटीजन हैं, मतलब फर्स्ट सिटीजन का खिताब दिया जाता है वहाँ नाइटहुड, और दूसरा चीज़ आप हमारे यहाँ लोगों को मार रहे हैं, आप पीसफुल जो फेयर है वहाँ पे गोली चला देते हैं। तो उन्होंने अपना जो रिवार्ड था नाइटहुड उसको वापस कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ खिलाफत इश्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है खिलाफत इश्यूज़। अब खिलाफत इश्यूज़ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम आपको पीछे वाले जो नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने जो ऑटोमन एम्पायर था तुर्की, वहाँ पे एक खलीफा होता था जो स्पिरिचुअल हेड होता था, मतलब उसमें धार्मिक जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसका सबसे बड़ा हेड जो है उस समय के टाइम में वहाँ पे इराक और ईरान के समय में वो कहलाता था खलीफा। तो खलीफा का जो पावर था वो छीन लिया गया था। तो ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे साथ जंग में हमारा साथ दीजिए। ऑटोमन तुर्की को कहा कि आप हमारे साथ जंग में हमारा साथ दीजिए और हम आपका खलीफा का पोस्ट दोबारा से रिस्टोर करेंगे और आपको जो भी आपके साथ मतलब छीन गई है पावर उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर देंगे। लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, जब वो जंग जीत जाते हैं तो फिर दोबारा से वही सिस्टम चालू कर देते हैं। वो अपने वादे से मुकर गए थे, ठीक है। जब वादे से मुकर गए थे तो इसी के खिलाफ, ठीक है, इस जो हॉट स्ट्रेटी थी इसी के खिलाफ जो है खिलाफत मूवमेंट जो है इश्यूज़ की जो खिलाफत इश्यूज़ था वो स्टार्ट हुआ। मतलब खिलाफत इशू है, उसके बाद आइडियल ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ स्टार्ट होता है। तो खिलाफत इशू ये था कि ऑटोमन एम्पायर जो था तुर्की उसको क्या कहा गया, ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे साथ जंग में साथ दीजिए तो हम आपका पोस्ट खलीफा का दोबारा से रिस्टोर करेंगे। लेकिन जब जंग जीत गए वो तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, ये संधि टूट गया और इसके खिलाफ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी था उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा था कि ऐसा उन्होंने इनके साथ क्यों किया। फिर टू डिफेंड खिलाफत कमेटी फॉर्म इन 1919 मार्च 1919 मोहम्मद अली एंड शौकत अली डिस्कस इश्यूज विद द गांधी। तो गांधी ने क्या किया, गांधी चाहते थे कि बहुत बड़ा मास लेवल पे एक मूवमेंट हो, तो उसके लिए हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको एक पास लाना जरूरी था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को तो मौका मिल गया, ठीक है, खिलाफत इश्यूज जो था वो इनको मौका मिल गया, एक तरफ वो और एक तरफ ये, ठीक। तो गांधी जी ने उन लोगों को अपने साथ ले लिया, ठीक है, और इसी से बना खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन अपना था, खिलाफत उनका था, फिर ये बन गया, जब कंबाइंड हुआ तो ये बन गया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके लिए कलकत्ता का जो सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, वहाँ पे स्टार्ट नॉन कॉपरेशन विद द खिलाफत, ठीक है।
इसके साथ खिलाफत मूवमेंट के लोग भी आके जुड़े और गांधी जी का सहयोग किया। अब खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन क्यों था? नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है, कोऑपरेशन का मतलब होता है आप किसी को सहयोग करते हैं। नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब था, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये हम पढ़ाते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया। गांधी जी ये मानते थे, जो उन्होंने अपनी हिंद स्वराज बुक है उसमें उन्होंने लिखा भी था कि ब्रिटिश यहाँ पे उसी कंडीशन पे सरवाइव कर रहे हैं जब तक हम उसका सहयोग कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप ऐसे देखें तो ब्रिटिश की आर्मी में कितने लोग थे, उनकी जो संख्या थी वो डेढ़ लाख या 1.5 लाख या 2 लाख के करीब में थी, और उसमें काम करने वाले जो इंडियन थे वो कितने थे, 2.5 से 3 लाख तो हम थे, उनके सिपाही भी उनकी फ़ौज में हम थे, उनकी आर्मी में हम थे। तो किसी न किसी कीमत में, किसी न किसी तरीके से तो हम उसका सहयोग कर ही रहे थे। तो यही था, गांधी जी अपने बुक में हिंद स्वराज में ये लिखा है कि एक्सप्लेन ब्रिटिश रूल, बुक्स हिंद स्वराज एक्सप्लेन ब्रिटिश रूल सर्वाइव इन इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियन के कॉपरेशन के चलते हैं ब्रिटिश सर्वाइव कर रही है भारत में। अगर हम उनको कॉपरेशन देना बंद कर दें तो वो 1 साल के अंदर ही वो चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नॉन कॉपरेशन की बात आई तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियन सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स और उपाधि और रिवार्ड जो मिले थे ब्रिटिशों की तरफ से वो सब लौटाना शुरू हो गए। बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज में लोग काम कर रहे थे उन्होंने उस सिविल सर्विसेज में जाना बंद कर दिया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, मतलब आर्मी से लेके चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट के लोग हों, लेजिस्लेटिव यानी काउंसिल के लोग हों, स्कूल के विद्यार्थी हों, फॉरेन गुड्स, इन सब का बहिष्कार होने लगा। ठीक है, अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्क आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। मतलब उन्होंने कहा कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया और कॉम्प्रोमाइज़ हम किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे और हम आपका साथ नहीं देंगे। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। नॉन कॉपरेशन इधर स्टार्ट हो गया, उसके साथ खिलाफत मूवमेंट जो था वो आके अटैच हुआ, तो ये बना नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में। कॉल ऑफ स्वराज, कॉल ऑफ स्वराज का मतलब था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का मोटिव क्या था, पूछ देगा 1 नंबर में आपसे कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट जो था उसका मोटिव क्या था। मोटिव था कॉल ऑफ स्वराज, और स्वराज का मतलब क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, Council election were boycotted in most province except Madras, where the Justice Party, party of non-Brahmins, felt that entering of council was one way of gaining some power. अब देखिए यहाँ एक दिक्कत था, पूरे देश में हर जगह पे काउंसिल इलेक्शन का जो है उस समय इलेक्शन होने वाले थे तो उसका मतलब बाइकाट हो रहा था, लोग इलेक्शन में जा ही नहीं रहे थे। लेकिन एक जगह को छोड़ के एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास वाला जो रीजन था वहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे और नॉन ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण नहीं थे और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और जो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण को छोड़ के अलग जो लोग थे, जो छोटे लोग थे, दलितों की जो पार्टी थी, उनके बीच में क्लासेस थे। अभी क्लासेस किस बात के थे कि जो ब्राह्मण थे वो कभी भी इनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे, मतलब इनको पावर नहीं दे रहे थे, पॉलिटिकल पावर जो है वो नहीं दे रहे थे। तो वो मानते थे, जो नॉन ब्राह्मण्स थे वो ये मानते थे कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाइकआउट नहीं किया काउंसिल इलेक्शन का और उसमें वो पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकआउटेड, फॉरेन जितने भी गुड्स थे जो बाहर से आते थे उन सब का बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, लिक्वर शॉप वेयर पिकेटेड, जितने भी शराब की और दुकानें होती थी उसके बाहर लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, लड़की और बच्चे ऐसे हाथ जोड़ के, हम लोग जो मानव श्रृंखला नहीं बनाते वैसे करके पिकेटेड शॉप के मतलब ये मतलब होता है पिकेटेड शॉप, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इम्पैक्ट ऑफ फॉर्जिन क्लॉथ half between 1921 and 1922, its value dropping from ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। जब हम उनका फॉरेन गुड्स का जो बाइकआउट करने लगे हम, तो उसके बीच में 1921 और 1922 के बीच में उनका जो टोटल एनुअल इनकम था वो 102 करोड़ था, जो 1921 से 1922 के बीच में मात्र जो है 57 करोड़ हो गया, तो बिल्कुल आधा हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और था खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इसका डाउनफॉल आया। ठीक है, डाउनफॉल क्यों आया? ठीक है, डाउनफॉल होने के कारण क्या थे? ठीक है,
सभी जगह पे बाइकआउट तो हो रहा था, हर जगह पे लोग बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक थे, कारण थे इसके डाउनफॉल होने के। ये खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डाउनफॉल आया इसमें, ये कमज़ोर पड़ने लगा मूवमेंट, इसके कारण थे। कारण ये था कि खादी बहुत एक्सपेंसिव होता था। जो मिल प्रोडक्शन से मिल प्रोडक्ट थे वो काफ़ी सस्ते थे, जो ब्रिटिश बेचते थे। खिलाफत खादी वाज मोर एक्सपेंसिव दैन मिल प्रोडक्ट क्लॉथ एंड पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाई। पहला चीज़ ये था कि गरीब जो थे, वो संख्या ज़्यादा थी, वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे, खादी ज़्यादा महंगा था, इसलिए ये जल्दी से उन्होंने फिर क्या किया, वो एडप्ट कर लिया। एस्टेब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूशन बट दीज वेयर स्लो टू कम, सो पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। जो स्कूल के विद्यार्थी थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, उनके पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं था। अगर वो स्कूल जाना, पहले खिलाफत मूवमेंट का जब आह्वान किया स्टार्ट किया गया, तो उस समय सारे लोग तो जाना बंद कर दिए, लेकिन कारण क्या था कि वो लोग फिर दोबारा से ब्रिटिश के कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाने लगे। कारण ये था कि हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल्स नहीं थे। तो कितना दिन तक स्टूडेंट ऐसे खाली बैठा रहेगा, तो पढ़ने तो जाना था, तो वो दोबारा से फिर स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, यूनिवर्सिटी जाने लगे। मूवमेंट वाज कॉल्ड अप। ये जब मूवमेंट मतलब कमज़ोर पड़ा, तो मूवमेंट को बेसिकली क्या किया गया, कॉल्ड अप कर दिया गया। इट वाज मेनली बेस्ड इन सिटीज इन टाउन। ये भी जो मूवमेंट था, ये मास लेवल पे सिर्फ शहरों में ही दिखा जा रहा था, गांव में इसका कोई प्रभाव नहीं था। कई जगह पे क्या हुआ कि वायलेंस टू प्लेसेस, सो गांधी जी कॉल्ड अप द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट के दौरान भी कई जगह झड़पें हुई, वायलेंस हो गया। वायलेंस के चलते ही गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को भी उन्होंने कॉल्ड अप कर दिया। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप बनाइए घर पे। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने, वाई गांधी जी कॉल्ड अप, मतलब खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये लिखिए, व्हाट वाज खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था, अभी पढ़ा है, खिलाफत इशू क्या था, तो वो आप लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन है, आपको मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको बता दे रहा हूँ, घर पे आप इसको ज़रूर बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।